जब बात उत्तर प्रदेश की चली है तो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। लगभग 7,000 करोड़ रुपए 9.5 साल में सरकार ने प्रचार पे खर्च किया, एडवर्टाइजमेंट। कितने पैसे? कितने पैसे? लगभग 7,000 करोड़। कितने? 7,000 करोड़। किसका पैसा है? किसका पैसा है? किसका पैसा है? जनता का? या मुख्यमंत्री जी कहीं जमीन बेच के लेके आए? मठ के चंदे से थोड़ा दिया है। ये सारा पैसा जनता के टैक्स का पैसा है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 7,000 रुपए में, 7,000 करोड़ रुपए में क्या क्या हो सकता था। 17-18 क्लास 1 की यूनिवर्सिटियां बन सकती थी। यूनिवर्सिटी हब बन जाता उत्तर प्रदेश अगर ये 7,000 करोड़ रुपया आपने यूनिवर्सिटियों पर लगाया हो। और आगे बढ़ो। IIT, IIM जैसे संस्थान जो उंगलियों पे हैं भारत के अंदर, 8 ऐसे बड़े संस्थान बन जाते अगर ये 7,000 करोड़ रुपया आपने शिक्षा पे लगाया होगा, मेडिकल एजुकेशन पे लगाया होगा। प्यारे साथियों, 3 विश्व स्तरीय ऐसी मेगा यूनिवर्सिटियां बनती जिसमें रिसर्च से लेकर सब कुछ होता। जो दुनिया भर की जो 100 यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें आज तक हम नहीं पहुंच पाए, उसमें हमारा नाम जाता अगर हम 7,000 करोड़ रुपया एजुकेशन पर लगाते। और तो और उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य बना दिया है सरकार ने, 4 बड़े एम्स बन जाते, 4 बड़े एम्स। और आज जो सड़कों पे आपने देखा होगा कि महिलाएं प्रसव पीड़ा सड़कों पे, और कितने लोगों की जान जाती है, हजारों लोगों की जान बचती अगर सरकार एजुकेशन हेल्थ के प्रति सचेत होती। लेकिन प्रचार करना, मैं कह रहा हूं आप कुंभ में 4,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको करना चाहिए। आस्था का विषय है, आप आस्था रखते हैं, जो लोग आस्था रखते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन अपना चेहरा चमकाने के लिए आप 7,000 करोड़ रुपए गरीबों को टैक्स के पैसों के लूट लेते हो। इस पाई का हिसाब मुख्यमंत्री को, इस सरकार को देना होगा। मेरी बात को आप याद, ये पैसा आपकी पार्टी का पैसा नहीं है मुख्यमंत्री जी, ये पैसा गरीब जनता के टैक्स का पैसा, जो सुबह उठने से लेकर शाम तक टैक्स ही टैक्स देती है। और बदले में उसको ये मिलता है कि जब उनके बच्चे पेपर लीक पे सवाल पूछने के लिए आंदोलन करने दे जाते हैं तो आप बेटियों को ये बेटियां बैठी। मैं शर्म आई मुझे इस बात के साथ कि मैं वहां समय से नहीं पहुंच पाया और किस तरह बेटियों को कहां कहां डंडे मारे गए, मुझे बहुत तकलीफ। मैं माफी चाहता हूं आपसे। किस तरह से बेटियों को कहां कहां छुआ गया, किस तरह से डंडे मारे गए, किस तरह सर फोड़े गए, किस तरह लाठियां चलाई गई, किस तरह पैलेट गन चलाई गई, आंखों को जो अंधा कर दे, किस तरह से जो है टीयर गैस चलाए गए, सांस रुक जा रहे थे, किस तरह से जो है स्टैंपर्ड हो जाता, जिस तरह के हालात बने थे, भगदड़ मच जाती, कितने लोगों की जान चली जाती, सरकार को परवाह नहीं थी। मैं दुखी मन से कह रहा हूं, लेकिन जो गए थे वो जानते हैं कि 11:30 बजे के बाद मैंने एक बच्चे को लाठी नहीं लगने दी। वो इस बात को जानते हैं जो लोग वहां थे। एक एक व्यक्ति को उस लाठी के बीच में और उन बच्चों के बीच में चट्टान की तरह आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग खड़े रहे। और मैंने कहा था अगर गोली भी चलेगी तो पहले हमारा सीना चीर के जाएगी, उसके बाद अब हमारे बच्चों तक गोलियां पहुंचेगी। इस बात को मेरी आप याद रखें। क्योंकि जो पुल बनाया है मेडिकल जी के नेतृत्व में, जो पुल बनाया है वो जो पंखे से सुखाया जा रहा है, पुल 1 महीने में 2 बार गिर गया। पुल 4,000 करोड़ की जाने की लागत से बना था। और मैं सच बता रहा हूं, अगर कोई SC OBC का इंजीनियर होता तो वो लोग अब तक
अखबार में छाप दे देगी एससी ओबीसी का इंजीनियर था, सारी ठेकेदारी अपने लोगों को दे दी है, इसलिए मुंह से जबान नहीं खुल रही है, निकल रही है कि एक महीने भी नहीं चला 4000 से ज्यादा करोड़ के रुपए से बना हुआ पुल। ये है इनकी सरकार की सच्चाई। इसके साथ साथ प्रमोशन में भी एससी एसटी ओबीसी को जब नकार दिया गया इंदिरा सहानी केस में, प्रमोशन में भी एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, ये मेरी डिमांड है। इस डिमांड को लेकर आज हम लोग यहाँ चर्चा करें। वो जो बिल फाड़ दिया था, उनकी सरकार जो है, उनसे मेरी लड़ाई नहीं है। अभी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, वरना जखम तो आपने भी बहुत दे रखे हैं। तमाम महापुरुषों के आज जो भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदला, भदोरी से बदल के संत रविदास नगर किया, इसको बदलने का मौका, शरण लेने का मौका इससे पूर्व की सरकार के पूरे व्यवहार के कारण इस सरकार को मिला कि किसी सरकार ने उस नाम को बदलने का काम किया। मान्यवर काशीराम चौधरी के नाम पर बना मेडिकल कॉलेज, किस मुंह से आप काशीराम साहब की मूर्ति को माल्यार्पण करते हो? काशीराम साहब जो बहुजन समाज के महापुरुष थे, उनको उनके नाम से बने मेडिकल कॉलेज का नाम आपने बदलने का काम किया। या पार्क बनाया था बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, उस पार्क का नाम बदलने का काम आपने किया। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नाम से फूले नगर, काशीराम साहब के नाम से काशीराम नगर, और प्रभु नगर भगवान बुद्ध के नाम से बने हुए प्रभु नगर का नाम भी बदलने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया। इसी की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को मौका मिला कि नाम बदल के वो वोट अपने खेमे में करने का प्रयास कर सकते। ये आपके पास है, ये धुले में नहीं। और 27 में आपका तो नारा ही बोलता रहता है। एक साल में 3-4 बार आपने अपने नारे को बदल दिया, कभी कुछ और कभी कुछ, और अभी 2 दिन पहले तो और बहुत कुछ हो गया। अब आपके नारे के चक्कर में बहुजन समाज नहीं पड़ेगा। यूडीसी में भी आपको देख लिया, और अब आपकी तरफ पलट के नहीं देखने वाला ये बहुजन समाज, अम्बेडकरवादी समाज। इस गलत फहमी को आप दूर कर लेना। वो तो मैं 2024 में 2 ही सीट लड़ा था उत्तर प्रदेश में, और मैंने कहा कि संविधान, जो संविधान को बदलना चाहते हैं उनको बदलना है, तो मिलकर हमारे लोगों ने आपको ताकत दे दी। लेकिन आप गलत फहमी पाल चुके हैं। आपकी गलत फहमी भी अम्बेडकरवादी जो बहुजन समाज है, ये आपको दूर करने का काम इसी 27 के चुनाव में करेगा। और आप क्या नेता बनाओगे? हमारी पहले लिस्ट में हमने 4 नेता तैयार किए। आपके पास जो है उनका तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो विचारधारा पर खड़ा हुआ व्यक्ति है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो विचार के आधार पे है वो हमारे पास है, और जो मलाई चाटना चाहता है वो आपके पास है। लेकिन बहुजन समाज का हमारा योद्धाओं से होगा, लड़ाकू लोगों से होगा, वैचारिक लोगों से होगा, मलाई काटने वालों से होने वाला नहीं। हमारी मांग है, मैं बिल लेके आया पार्लियामेंट में कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। पानी पी लूं भाई, आप ही याद दे दो तो पी लूंगा, दोनों हाथ वाले याद दे दो तो पी लूंगा। बात तो आगे बढ़ाता हूं। अब आप हमारे मैंने कई बार देखो, हमारे लोग घबरा जाते हैं इस बात पे जब आरक्षण पर डिबेट होती है। जब आरक्षण पर डिबेट होती है, कई बार मैं देखता हूं घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि आरक्षण कोई मुफ्त में मिलने वाली चीज है, उनको कोई मुफ्त में मिलने वाली चीज। तो मैंने प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण की बात की। मैं आपको बताना चाहता हूं प्राइवेट क्षेत्र होता क्या और कैसे मिलता। गौर से सुनना, मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो सामने खड़े हैं पगड़ी वाले साथी, इनको बिठा लो, बेटा बिठा लो। प्राइवेट सेक्टर बनता कैसे? प्राइवेट सेक्टर
सेक्टर कैसे बनता है, इस बात को समझ लो। आगे आपके साथ बहुत डिबेट होंगे, तो आपको इसका जवाब देना है। प्राइवेट सेक्टर कैसे बनता है? पहली बात, भारत में बहुत कम ऐसे पूंजीपति होंगे जो पहले धरना फेंक के आजादी से पहले और आज भी वो व्यापारिक कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे जो धरना से व्यापारी तैयार हुए हैं, वो कैसे तैयार हुए, मैं आपको बताना था कैसे बनता है प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि इंडस्ट्री लगी है बड़ी, एक बहुत बड़ी कंपनी लगाई गई। अब आप अगर नजदीक जाओगे तो आपको पता लगेगा उस कंपनी के पास 1000 बीघे जमीन है जिसमें वो कंपनी बन रही है। लेकिन वो 1000 बीघे जमीन आई कहां से? क्या वो उसकी अपनी जमीन है या उसने उसको खरीदा है? नहीं, ना वो उसकी अपनी जमीन है, ना उसने उसको खरीदा है। गवर्नमेंट ने उसको वो लीज पर दिए 100 साल के लिए, 1 रुपया, 2 रुपये, 100 रुपये सालाना, 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये सालाना आपको भुगतान करना है और आपको 1000 बीघे जमीन दे दी गई। अब उस पर भवन बनेगा, बिल्डिंग बनेगी। अब बिल्डिंग कैसे बनेगी? बिल्डिंग कैसे बनेगी कि जो आपका पैसा बैंकों में है, सरकार उसको लोन देती है, बैंक उसको लोन देते हैं और वो पैसा किसका है? जनता। जनता के पैसे से लोन दिया जाता है, उस लोन से वो बिल्डिंग तैयार होती है और उसको आपको तो चाय की पत्ती का पैकेट खरीदोगे, छूट नहीं है टैक्स में, उसको 10-10 साल, 15-15 साल टैक्स में छूट दी जाती है कि आपको टैक्स नहीं देना है, बस आप क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दे देना। इसलिए हम ये कह रहे हैं 85% आबादी है बहुजन समाज के लोगों की है, उनको जो जमीन आपने 1 रुपये सालाना लीज पे व्यापारियों को दी है, बोलिए 1 एकड़ जमीन मेरे लोगों को 1 रुपये लीज पे दो, हम हर साल आपको 10,000 रुपये देने का काम करेंगे। आप हिम्मत जुटाएं। सुन लो, मुख्यमंत्री के चक्कर में मत पड़ो, सुन लो। मुख्यमंत्री तब बनेगा जब आप अपने विधानसभा से विधायक जिता के भेजोगे, और विधायक तब जीतेंगे जब आप वहां मेहनत करोगे। विधायक प्रभारी प्रत्याशी को छोड़ दो, खुद से चंद्रशेखर आजाद बनकर लग जाओगे, तब बनेगा विधायक, याद रखना। तो भाई मैं कह रहा था, जमीन सरकार की और सरकार बनाई जनता ने, और पैसा जनता का, और आपने दे दिया लोन के रूप में। और कई बार आप देखोगे लाखों करोड़ रुपए टैक्स के माफ कर देती है, लोन माफ कर देती है सरकार, और सब कुछ तो बना सरकारी पैसे से, सरकारी जमीन से। तो प्राइवेट कैसे हो गए? कैसे प्राइवेट हो गया? अब ये लखनऊ का एयरपोर्ट दे दिया अडानी साहब को। अडानी साहब ने पैसे कहां से लाए? बैंक से लोन लेके दे दिया पैसा, और बाद में आप बैंक को कह देते हो कि वो बैंक जो है ये दिवालिया हो गया है, तो बैंक आप बंद कर देते हो, और पैसा हमें अडानी साहब का और एयरपोर्ट हमें अडानी साहब का, और बना किससे था? जनता के टैक्स के पैसे से। समझे नहीं समझे? इसलिए आप कह रहा हूं, सारे प्राइवेट सेक्टर में SC, ST, OBC के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, 2% सरकारी नौकरियां हैं, इसलिए 2%, बाकी का है 98% प्राइवेट सेक्टर है। ये समझो 2 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं, नौकरियां पूरी 100 करोड़, और 2 करोड़ है सरकारी, 98 करोड़ है प्राइवेट। 98 में हिस्सेदारी नहीं मांगते, 2 करोड़ में आपने हमें संख्या के आधार पर भी नहीं दिया, और रोज आपके लोग हमें कहते हैं कि ये मेरिट वाले नहीं है, मेरिट वाले नहीं है। अभी तो हमारे लोग अच्छा खाने लगे हैं, अच्छा पहनने लगे हैं, घर बन गए हैं, सुविधाएं आ गई हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने लगे हैं। अभी तो ये पीढ़ी तैयार हो रही है। मैं गारंटी देकर कहता हूं,
30 साल रुक जाओ, आपकी मेरिट का मुकाबला करेंगे, दिखाना आपकी मेरिट कौन सी है जिसका मुकाबला है बहुजन समाज के लोग कर पाए। और कहाँ है वो आपकी मेरिट, उसका भी मुकाबला करेंगे, लेकिन द्रोणाचार्य से अंगूठा नहीं करने देंगे। इस देश से इंटरव्यू सिस्टम खत्म करा के तब फिर आपकी मेरिट का मुकाबला करेंगे। कंपटीशन में आपको देखेंगे आप कहां खड़े होते हो। ये नहीं चलेगा कि अपने बच्चों को 200 में से 190 नंबर और हमारे बच्चों को 200 में से 120 नंबर, ये अन्याय हम लोग अब इस देश में चलने नहीं देंगे। इसी बात को कहने के लिए आज मैं लखनऊ की धरती पर खड़ा हूं, सामाजिक न्याय की धरती। और ये लखनऊ की धरती महाराजा लाखन पारसी की धरती है, याद रखना मेरी बात को। महाराजा लाखन पारसी की धरती है। अन्याय नहीं सहेंगे, अन्याय करने वाले को उखाड़ के फेंक देंगे, ये बताने के लिए हम लोग। और सबसे जरूरी मांग जो ओबीसी के नेताओं में हिम्मत नहीं पड़ रही है, जो अपने आप को स्थापित नेता कहते हैं कि किसी को बुरा न लग जाए, देश मांग रहा है, समय आ गया है ओबीसी समाज को भी SC ST की तरह पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए, विधानसभा लोकसभा में प्रतिनिधि जाना चाहिए। अब समय आ गया है। जैसे आपको प्रधानी में मिलता है लाभ, जैसे आपको जिला पंचायत में मिलता है लाभ, जैसे आपको लोकल बॉडी इलेक्शन नगर पंचायत में, नगर निगम में मिलता है लाभ, अब समय आ गया है कि विधानसभा और लोकसभा में भी पिछड़े वर्ग के लोगों को, जब आप महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, हमने उसका समर्थन किया कि महिलाओं को मिलना चाहिए, लेकिन महिलाओं के साथ साथ पिछड़े मुस्लिम और दलित समाज की महिलाओं को, आदिवासी समाज की महिलाओं को भी अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। इस 33% में कोटा फिक्स होना चाहिए कि इसमें आबादी जिनकी ज्यादा है, जिनकी आबादी की 80% है, SC ST OBC और मुस्लिम समाज की, माइनॉरिटी समाज की, सिख समाज की, बोध समाज की, उन महिलाओं को भी अवसर मिलना चाहिए। इसकी मांग को भी उससे हमने उठाया था। मैं आज कहता हूं समय आ गया है कि सैन समाज का, विश्वकर्मा समाज का, पाल समाज का, प्रजापति समाज का, लोधी समाज का, कुशवाहा समाज का, मौर्य समाज का राष्ट्रीय प्रति तो जाना चाहिए। और मैं गारंटी देकर कहता हूं, हम बहुजन समाज के, अम्बेडकरवादी समाज के लोग कंधे पे बिठा के 40 आदमी को विधानसभा और लोकसभा भेजने का काम करेंगे, असेंबली और पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। इस बात को ले जाते हैं। प्यारे साथियों, अब हमें तैयारी करनी है कि हमें अपने हक अधिकारों को कैसे देना। अब एक तरीका तो ये है जिसमें हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, और दूसरा तरीका ये है जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें वोट के रूप में देखे गए हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें वोट के रूप में देखे गए हैं कि आरक्षण से लेंगे SPDM और वोट से लेंगे CM PM। आरक्षण से लेंगे, जोर से बोलो, थके हो गया। मेरे आज भी याद है, दिल्ली में वो बच्चे जो पीटे हुए थे, पानी मांग रहे थे, और इस तानाशाही सरकार ने पानी नहीं दिया। और जब मैं उनको देख रहा था तो मुझे याद आ रहा था वो दौर जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह और उनके साथी भूख हड़ताल पे थे और वो जिंदा रहने के लिए पानी मांगते थे, तो अंग्रेज उनको दूध देते थे कि पानी नहीं मिलेगा, ब्लैकमेल करते थे कि आप अपना अनशन तोड़ दो और दूध पी लो। तो मेरे याद आ रहा था, पानी नहीं दिया सरकार ने, उल्टा दिए टीयर गैस के गोले कि जो थोड़े बहुत सांस बचे हैं वो भी ना बचे। बहुत जुल्म किया सरकार ने उसने। इसलिए मैं रात को सो नहीं पाया और जाकर बैठ गया उस महान जगह पर जहां बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू लगी हुई है, और पूरी रात बारिश पड़ती रही और मैं अपने मिशन पे डटा रहा कि अपने लोगों की आवाज बनना है। लेकिन आपको याद है जब उस बात को लेकर मैं 25 तारीख को आया था तो मैं यही भाषण दे रहा था और यही खबर आई थी कि इस्तीफा हो गया है।
आज फिर मैं लखनऊ लौटा हूं इस मांग को लेके, लेकिन आज नहीं तो कल आपकी इस मांग को भी पूरा करवा के रहेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। तो दूसरा रास्ता ये है मेरे लोगों कि बाबा साहब अम्बेडकर आपको वोट का अधिकार देके गए और आपकी उंगली में वो ताकत है, जिसे चाहो कुर्सी पे बिठा दो और जिसे चाहो जमीन पे पटक दो। और आपका उदाहरण मैं खड़ा हूं, मैं टूर की बातों पे नहीं जाना चाहता, मैं आपके बीच खड़ा हूं। आपने मुझे वोट दिया, आपने मुझे नोट दिया, आपने जाके प्रचार किया, पूरे मीडिया ने मेरे खिलाफ नैरेटिव चलाया, आपने उनके नैरेटिव को कुचल दिया और आपने 1,51,000 वोटों से जिता के मुझे लोकसभा में भेजा। जब आप मुझे भेज सकते हैं तो अपने जिले में, हर जिले में 2-2 3-3 विधानसभा ऐसी हैं जिनको आप जिता के भेज सकते हैं। अगर कमर 10 लोगों में लिख के कह सकता हूं कि अगर एक जिले 75 जिले हैं, 1-2 जिलों को छोड़ के जिनमें कम संख्या है विधायकों की, विधानसभाओं की, जैसे शामली में 3 है, हापुड़ में 3 है, अगर कुछ जिले छोड़ दो तो हर जिले में 5-6, 7, 8, 9, 10 हैं। अगर आप एक जिले से 3-4 विधानसभा लक्ष्य बना लो तो 7 से ही 3 को भाग गुना कर दो, 7 क्या कितने होते हैं? तो जोर से बता दो, 21, यानी कि 210 विधानसभा आप लोग जीत जाओगे और 210 विधानसभा आप जीतोगे तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी का बनेगा बताओ? आजाद समाज पार्टी काशीराम का लक्ष्य बना लो। दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है मेरे लोगों। मैं तो जब तक जीऊंगा आपका करदार रहूंगा। क्यों बना रही है सरकार? जिस दिन उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का राज बनेगा, 6 महीने के अंदर नीति बना के आपको गृह जनपद में पोस्टिंग कराएंगे, गृह जनपद के बाहर नहीं रहने देंगे आपको। आप मेरी बात को याद रखें, गृह जनपद में, क्योंकि आपका पे स्केल बहुत मजबूत नहीं है और आप अगर छुट्टी लेके एक दिन की मिलेगी तो पहुंच नहीं सकते। और उससे आगे बढ़ो, सप्ताह में एक दिन छुट्टी, आपकी वेतन विसंगता और ये जो बॉर्डर स्कीम लगी, इन सबको खत्म करके मित्र पुलिस बनाने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से विश्वास दिला। प्यारे साथियों, आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माताएं, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, इन सबके भी वेतन विसंगतों को दूर करके, जिनमें राशन के वो डीलर भी हैं हमारे, उनकी वेतन विसंगत कमीशनों को बढ़ाकर एक गरिमाई वेतन दिलाने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम करेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास देता हूं। 20,000 रुपए से वेतन किसी का कम नहीं होगा। मैं निवेशकों को भी कह रहा हूं, ये मैं हर उस कर्मचारी को कह रहा हूं जो काम कर रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं, पक्की नौकरियां सफाई कर्मचारी के लिए, पक्की नौकरियां, ठेकेदारी संविदा खत्म, संविदा वालों को परमानेंट करेंगे और पक्की नौकरियां देंगे। और जितना बैकलॉग है पहली कैबिनेट भर के 5 लाख से ज्यादा कमजोर वर्गों के बच्चों को सरकारी नौकरी और वो पैसे के देने का काम करेंगे। हमारी बात है, हर साल टीचरों की भर्ती, बीएड के बच्चों के लिए भर्ती, बीटीसी के बच्चों के लिए भर्ती, अभ्यर्थियों के लिए हर साल भर्ती। हर साल जो है इन्होंने 94 स्कूल बन के 94,000, हम लोग 1 लाख नए स्कूल खोल के और हर साल 1 लाख नए टीचर तैयार करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ टीचरों के साथ साथ तमाम विभागों में नए अवसर, नए विभाग तैयार करके और सरकारी नौकरियों को बढ़ाने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन को बहाल कराने का काम करेंगे। इन सारे विषयों पर काम करेंगे जिससे अन्याय प्रचार रोकेंगे। और मैं आपको कहूंगा, वो जो 33 पॉइंट का मैनिफेस्टो हमने दिया है, उसको मैं कहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता अगर सच में मुझसे प्यार करते हैं तो वो मेरा नारा ना लगाए, मेरी तस्वीर लेकर ना घूमे, वो उन मैनिफेस्टो को लेके कार्य को जाके घर घर पढ़ के माओं को, बहनों को, दादियों को, चाचियों को, सबको, बुजुर्गों को पढ़ाएं, बताएं कि आजाद समाज पार्टी पावर में आएगी तो आपको काम होगा। पुरानी पेंशन बढ़ा के 1,000 रुपए से बढ़ा के 500 रुपए से बढ़ा के 3,000 रुपए कम से कम पेंशन भरने का काम करेंगे, पुरानी पेंशन का लाभ देंगे। और मैं कह रहा हूं, रोजगार देंगे, इंडस्ट्री एरिया लगाएंगे, हर जिले में इंडस्ट्री एरिया लगा के वहां के लाखों नौजवानों को रोजगार देके पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देके
उनको रोजगार करने वाला समाज बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे दो धंधे लगा के महिलाओं को, जो कम पढ़ी लिखी महिलाओं को घरों पर रोजगार देने का काम करेंगे, उनके हाथ का पैसा पहुंचाने का काम करेंगे, उनको सम्मान का जीवन दिलाने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, बातें तो बहुत है, बातें चलती रहेंगी। कई ऐसे इंपोर्टेंट विषय हैं जो मेरे सामने रखे गए हैं, जिनमें है क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, ओएसडी में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों के सेवा निवृत्त निगम में आने से पूर्व सेवा समाप्त करने के संबंध में, ये इससे भी हम लोग आवाज उठाएंगे, मैं पत्र लिखूंगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की समस्त भर्तियों में माइग्रेशन व्यवस्था परीक्षा के सभी स्तरों को बिना किसी शर्त से लागू करवा जाने के संबंध में, इस पे भी मैं, जो हाईकोर्ट के निर्देश है उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है, इस पर भी मैं पत्र लिखूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, और विद्वान लोग बैठे हुए और नजर आनी चाहिए, पढ़ना चाहिए हमारे। इंदिरा गांधी केस क्या कहता है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, यही कहता ना। मैं आज पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, लखनऊ से पूछना चाहता हूं कि लखनऊ से ही देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए दरवाजा खुलता है, देश की सरकार का दरवाजा खुलता है। मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों को 15% रिजर्वेशन है, आदिवासी भाइयों को 7.5% रिजर्वेशन है, दोनों मिला के कितना हो गया? 22.5%। 27% रिजर्वेशन ओबीसी समाज को है, दोनों मिला के कितना हो गया? 49.5। तो 10% ईडब्ल्यूएस आप कहां से दे रहे हो, ये मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार से। क्या आरक्षण में इंदिरा साहनी के जो केस है, क्या उसका जो है ऑर्डर रद्द करके आप 49.5% आरक्षण दे रहे हो देकर, या फिर आप 49.5% से ही 10% दलित पिछड़े आदिवासियों को कम करके इसी से 49% दे रहे हो? अगर आप इनका पूरा करके 10% अलग दे रहे हैं, यानी कि क्या आपने खत्म कर दी, किस आदेश का खत्म कीजिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार का कौन सा जो है राजपत्र जिसमें कहा गया है, अब बोलना पड़ेगा और इनका झूठ जो है बेनकाब करना पड़ेगा कि ये कैप जो है मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए मिलती है, वहां 14% आरक्षण मिलेगा और 13% होल्ड कर दिया जाएगा पिछड़े वर्ग के बच्चों का, और जब वो आंदोलन करने आएंगे तो उनको लाठी मारी जाएगी। यह अन्याय हम लोग नहीं सहने वाले, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो। ये ऐलान में करने आपका चाहता हूँ, बात आपको करना, आपको चिंतन करना चाहिए, आपके पूछना चाहिए कि क्या 50% क्या खत्म हो गई है, या फिर 59% आप दे रहे हो? किसके आदेश से दे रहे हो? कौन सा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिससे आप दे रहे हो? कौन से राजपत्र में घोषणा हुई है, किससे दे रहे हो? आपको बताना पड़ेगा देश को कि ये कैसे हमारे लिए है या सरकार के चहीते लोगों के लिए भी कहीं है या नहीं। सब आने साथियों, मैं आग्रह करूंगा कि वो ज्ञापन पत्र सौंप ले और मत व्यक्त कर देता हूं। ज्ञापन पत्र के बाद हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। मैं भी कर दूंगा। सौंप देंगे हमारे अंत में मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं और ये